ये तेजल कटारिया और आज हम लोग डिवाइस करने वाले हैं सेकंड यूनिट जो है रिलेशन ऑफ पार्टनर्स। इस पर्टिकुलर यूनिट्स में जितने भी पार्टनर्स हैं उनका एक दूसरे के लिए जो ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और जो एक दूसरे के तरफ राइट्स है, मतलब अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो क्या क्या राइट्स उस पर्टिकुलर पार्टनर के पास होंगे, वो सारी चीजों का डिस्कशन किया हुआ है। इसके अलावा कुछ लास्ट के कुछ सेक्शंस है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर रिटायर हो गया पार्टनर या कोई नया पार्टनर आने वाला है तो किस तरीके से चीजें होने वाली है। तो वन बाय वन हम लोग डिवाइस करेंगे। सबसे पहले तो रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विद दी अनदर पार्टनर। तो यहाँ पे कुछ पहले स्टार्टिंग में जनरल ड्यूटीज दिए हुए हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को कुछ ही ड्यूटीज है जो इंपॉर्टेंट है। सारे ड्यूटीज पे क्वेश्चंस यूजुअली नहीं आते। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला दिया है सेक्शन 9 में जो जनरल ड्यूटीज की बात कर रहा है। जनरल ड्यूटीज में आपको क्या क्या चीजें समझनी है। सबसे पहला तो ग्रेटेस्ट एडवांटेज, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए काम करना चाहिए किसी भी पर्सन ने, कि कोई भी पार्टनर एक दूसरे के ग्रेटेस्ट एडवांटेज के लिए काम करेगा। दूसरा जस्ट एंड फेथफुल होना चाहिए एंड तीसरा रेंडर द ट्रू अकाउंट्स एंड द फुल इंफॉर्मेशन। तो ये तीन चीजें हैं, जो भी पार्टनर होगा उसको या फिर उसके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनको आपको फुल इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। दूसरा जस्ट एंड फेथफुल होना जरूरी है, मतलब ट्रस्टवर्दी रिलेशन होना चाहिए दोनों के बीच में। एंड तीसरा ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए काम करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज का एग्जाम्पल जैसे अगर मेरे साथ कोई और दो टीचर पढ़ा रहे तो ए बी सी ये तीन टीचर्स पढ़ा रहे, तो ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई पेरेंट्स आ रहे हैं तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ ठीक है ये अच्छा नहीं पढ़ाता तो आप सिर्फ बी एंड सी के लिए जो टीचर्स है बी एंड सी उनके लिए सिर्फ एडमिशन ले लो। इस तरीके से आप लोग काम नहीं कर सकते। आप लोगों ने सबके हित में काम करना है, ऐसा बोला गया है सेक्शन 9 में। सेक्शन 9 पे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी कम है, बट आपको जनरल ड्यूटीज में 3 पॉइंट्स जितने हाईलाइट किए थे वो पता होना जरूरी है। उसके बाद ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर द लॉस कॉज्ड बाय द फ्रॉड। जो भी सिचुएशन अगर ऐसा होता है कि अगर किसी भी सिचुएशन में फ्रॉड किया गया है तो आपको जिस भी पार्टनर ने फ्रॉड किया है उसको इंडेमनीफाई करना जरूरी है। मतलब क्या इंडेमनीफाई करना, मतलब क्या टू मेक अ गुड लॉस। अगर पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई भी फ्रॉड किया गया है तो जिसको भी लॉस हुआ है उसको आपको वो जो भी लॉस है वो देना जरूरी है। तो एवरी पार्टनर शैल इंडेमनीफाई, या ध्यान रखना एवरी पार्टनर शैल इंडेमनीफाई द लॉस द फर्म, इंडेमनीफाई द फर्म फॉर एनी ऑफ द लॉस कॉज्ड बाय द फ्रॉड बाय हिज फ्रॉड इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। तो अगर ऐसा भी है कि किसी थर्ड पार्टी को आपकी वजह से लॉस हुआ है तो उसको दो, अगर पार्टनरशिप फर्म को कोई लॉस हुआ है तो उसको पैसा देना पड़ेगा। तो इस तरीके से पैसा मतलब इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 10। उसके बाद आता है सेक्शन 11, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूजुअली सेक्शन 10 ऑफ जो आपका 11 है पार्टनरशिप एक्ट का एंड जो सेक्शन 27 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उन दोनों का मिला के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे समझो क्या होता है, यानी कि क्या यूजुअली क्या होता है, अगर आप लोग कोई बिजनेस कर रहे हो तो यहाँ पे बिजनेस जब पार्टनरशिप में बिजनेस हो रहा है तो जब पार्टनर साथ में काम कर रहे हैं, जो साथ में काम कर रहे हैं उस टाइम पे सेम बिजनेस किसी और के साथ आप नहीं कर सकते। ऐसा रेस्ट्रिक्शंस पार्टनरशिप में आप लोग डाल सकते हो कि कोई पार्टनर है, जैसे कि कोई पढ़ा रहा है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आप लोग को सीए फाउंडेशन का लॉ, तो मैं किसी और इंस्टीट्यूट के साथ सीए फाउंडेशन का लॉ नहीं पढ़ा सकती हूँ। ऐसा मेरे पे रेस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं। तो रिस्ट्रेन करना इज अलाउड बट ओनली अगर वो रीजनेबल है। तो रीजनेबल कहां लिखा हुआ है, सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है। तो आप ध्यान से समझो, रिस्ट्रेन करना इज अलाउड इन द पार्टनरशिप ड्यूरिंग द पार्टनरशिप, जब पार्टनरशिप चल रहा होता है, और जब पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी उसके बाद भी आप लोग रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, लेकिन रीजनेबल। रीजनेबल मतलब क्या कि सर्टन लोकल एरिया जो भी आपका लोकेलिटी है 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक आप वो सेम बिजनेस नहीं कर सकते, या फिर 1 साल के लिए पूरे इंडिया में वो बिजनेस नहीं कर सकते। इस तरीके से आप लोग रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो अगर आप चाहे तो। अब ये जो चीजें होंगी यहाँ पे ध्यान रखना, बस कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स होना जरूरी है एंड ये एक्सप्रेस या फिर इंप्लाइड एक्ट से है, आपको पता चल जाएगा। तो सेक्शन 27 अलॉन्ग विद द सेक्शन 11 ऑफ पार्टनरशिप, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आगे चलेंगे सेक्शन 12 पे। सेक्शन 12 पे सबसे पहला है कि हर पार्टनर के पास कुछ राइट्स होंगे, जिसमें सबसे पहला है कि वो जो बिजनेस है एक्टिव पार्टनर्स जितने भी होंगे वो सारे कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा, हर पार्टनर को ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म करना जरूरी है। तीसरा, जो भी ऑर्डिनरी मैटर होगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वाला जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। हर वो जो भी ऑर्डिनरी मैटर होगा वहां पे मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना अगर ऐसा है कि आप लोग नेचर ऑफ द बिजनेस ही चेंज कर रहे हो, यानी कि क्या कि आप लोग में भी आप लोग जो है बिजनेस पहला आपका ए था, आप लोग पूरा बिजनेस शिफ्ट कर रहे हो या फिर आप कोई एक्सपांशन करना चाहते हो, तो नेचर ऑफ बिजनेस में अगर कोई भी चेंज हो रहा है या फिर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म हो रहा है, दो चीज
चीजें, रिकंस्टिट्यूशन एंड नेचर ऑफ चेंज, ये जो भी चीजें होंगी इसमें सारे पार्टनर्स का कंसेंट होना जरूरी है, मेजॉरिटी अलाउड नहीं किया जाएगा। लेकिन वही अगर आप लोगों को कुछ बेसिक डिसीजन लेना है जो नॉर्मली यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में आप लोग लेते हो कि इसको पेमेंट आज कर देते कल नहीं करना है, तो इस तरीके से यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर आप लोगों को कोई डिसीजन लेना है तो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स इज अलाउड। बट अगर रिकंस्टिट्यूशन है, नेचर ऑफ बिजनेस की बात हो रही है, तो फिर आपको सारे पार्टनर्स का कंसेंट लेना जरूरी है। ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट ड्यूटी है जिस पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। इसके अलावा आप लोग को और राइट कौन सा है कि राइट टू हैव द एक्सेस और इंस्पेक्ट एनी कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ द फर्म। पहले जितने भी हम लोगों ने देखे वो ड्यूटीज थे, है ना। पहला सेक्शन 9 में ड्यूटी देखा कि इंडेमनीफाई करना पड़ेगा, सेक्शन 9 में देखा जनरल ड्यूटीज के बारे में, फिर सेक्शन 10 में देखा इंडेमनीफाई करना पड़ेगा फॉर लॉस, सेक्शन 11 में देखा अगर आप चाहो तो रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से पहले ड्यूटीज खत्म कर लिया, अब राइट्स की बात हो रही है। सेक्शन 12 राइट्स की बात कर रहा है जिसमें पहला था कि आपको डिलीजेंस के साथ काम करना है, दूसरा कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में पार्ट लेना है, तीसरा आप दो तरीके से, अगर आप लोग कोई यूजुअल मैटर है तो फिर आप मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स जो है वो डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन रिकंस्टिट्यूशन का मैटर है या फिर नेचर ऑफ बिजनेस चेंज कर रहे हैं तो फिर ऑल पार्टनर्स का कंसेंट होना जरूरी है। इसके बाद आपको कौन सा राइट है कि सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का आप इंस्पेक्शन कर सकते हो, आपके पास वो राइट है कि आप लोग इंस्पेक्शन करो। इन द इवेंट ऑफ डेथ, आप ध्यान से समझना है, जब भी डेथ होता है तब डेथ में जो इस भी पार्टनर का डेथ हुआ है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आके आप लोग के बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं और वो कॉपी भी एक्सेस कर सकते हैं, वो कॉपी आपको मांग सकते हैं। तो ये एक तो पार्टनर को खुद को राइट है, और अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो हर पार्टनर को तो है ही, उसकी डेथ हो गई तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी सेम राइट है। तो ये एक आपको कॉम्बिनेशन में आप लोग पढ़ सकते हो, ये कॉम्बिनेशन में आप पढ़ सकते हो, एंड सी इज टोटली डिफरेंट। तो 3 ग्रुप में मैंने आपको सेक्शन 12 बता दिया। तो राइट टू टेक अ पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, यूजुअली आपको कभी भी ऐसा रोका नहीं जाएगा, अगर रोका जाता है तो आप कोर्ट के पास जा सकते हो कि आप लोगों को ऐसे इस तरीके से मतलब बिजनेस पार्टिसिपेशन नहीं करने दे रहे, फिर कोर्ट डिसीजन दे सकता है जैसे उसको सही लगेगा, जो भी आपके सर्कमस्टेंसेस हो गए उसके अकॉर्डिंगली। दूसरा राइट टू बी कंसल्टेड, राइट टू बी कंसल्टेड मतलब क्या, जो मेजॉरिटी मैंने आपको कहा अगर नेचर एंड रिकंस्टिट्यूशन है तो मेजॉरिटी नहीं चलेगा, सबका जरूरी है। बुक्स एक्सेस होना, एंड लास्ट इज लीगल हेयर्स का। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज जो सेक्शन 13 में बोले गए। अभी भी राइट्स ही चल रहे हैं हमारे, राइट्स सेक्शन 12 में भी बताया है, सेक्शन 12 में 4 देखे हमने, 5 देखे, 2-2-1। अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन 13 पे। सेक्शन 13 पे सबसे पहला राइट क्या है कि जो पार्टनर है उसको रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। ऐसा कौन बोल रहा है? पार्टनरशिप एक्ट बोल रहा है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स को आप रेम्यूनरेशन दे सकते हो। उसमें लिमिट बताया गया था, मैंने आपको लिमिट के साथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया था कि कितना रेम्यूनरेशन आप पार्टनर को दे सकते हो, उसके कैलकुलेशंस कैसे होंगे वो भी बताया था। तो आप लोग समझ लो कि आपको पहले पार्टनरशिप एक्ट जो है वो बताता है कि आप लोग रेम्यूनरेशन नहीं दे सकते, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली आप रेम्यूनरेशन देते हो। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप firm are two different separate entities, two different person है ये दोनों, लेकिन इन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म इज वन एंड द सेम। तो ये जो डिफरेंस ऑफ स्टेटस है उसकी वजह से आपको ये डिफरेंस हमेशा मिलेगा कि पार्टनरशिप बोलता है कि रेम्यूनरेशन मत देना, लेकिन आप लोग को रेम्यूनरेशन देना अलाउड है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट। तो ये सबसे पहला एक पार्ट हुआ। दूसरा, अगर आप लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, पार्टनरशिप डीड आपकी डिसाइड हो चुकी है, तो उसमें जो भी शेयर बोला गया है प्रॉफिट का, आप लोग वो शेयर ऑफ प्रॉफिट के साथ डिस्ट्रीब्यूशन करो। अगर ऐसा होता है कि एग्रीमेंट में कोई शेयर मतलब लिखा नहीं है कि प्रॉफिट किस रेशो में शेयर होगा, तो फिर आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड है। हमेशा ये आता है पार्टनरशिप एक्ट में सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये हर बार आपको हर सेक्शंस के पहले हम लोगों ने बहुत बार ये लाइन देखा था। तो ये सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या कि अगर आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि आप लोगों को इतना इतना रेम्यूनरेशन या इस तरीके से आपके प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा 3:2:1 या जो भी आपके रेशोज होंगे, तो वो रेशो अदरवाइज इक्वली कंट्रीब्यूट होगा। उसके बाद जो भी आप लोगों का जो भी पार्टनर है उसको आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं। कैपिटल लेके आएगा, ठीक है, तो कैपिटल लेके आएगा तो उसको आप लोग चाहे तो इंटरेस्ट दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना जो इंटरेस्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के थ्रू ही दे सकते हैं। अगर कोई कंपनी, अगर कोई फर्म में लॉस हो रहा है तो आप लोग इंटरेस्ट देना आपको अलाउड नहीं है। आप लॉस में से बोलोगे, मतलब आपका लॉस भी हो रहा है और बोलोगे ऊपर से और लॉस में और पार्टनर लोग इंटरेस्ट लेके जाएंगे, नहीं चलेगा। पार्टनर्स को अगर आपको इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के थ्रू दे सकते हो। इसके बाद जो भी एडवांस अमाउंट होता है,
अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई पार्टनरशिप फर्म को किसी पार्टनर ने एडवांस दिया है, तो वो जो एडवांस दिया है उसके लिए आप लोग चाहे तो इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो इन द इंडिविजुअल कैपेसिटी, कि मुझे मैंने पार्टनरशिप फर्म को दिया हुआ है ये लोन, एज अ लोन है, एडवांस है, जो भी है, तो आप लोगों को क्या करना है 6% पर एनम के अकॉर्डिंगली आप मैक्स टू मैक्स इंटरेस्ट उस पर ले सकते हो। इससे कम लेना चाहो तो कम भी लो, नहीं तो आपको 6% मिल सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, अगर कोई भी पार्टनर ऐसा होता है कि जो इसको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा, मतलब क्या, देखो, द फर्म शैल इंडेमनीफाई अ पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट्स मेड एंड लायबिलिटीज इनकर्ड बाय हिम। कौन कौन से इसमें, इन द ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में, एंड जब भी कभी इमरजेंसी होगा उस टाइम पे, तो अगर इमरजेंसी है तो फिर प्रोटेक्ट करना है फर्म को जो भी लॉस हुआ है उसके लिए, या फिर मतलब इस तरीके से आप लोगों के कोई भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए जहां पे आपको फर्म को इंडेमनीफाई करना पड़ेगा, तो फिर आपको करना ही है। जैसे आपको याद होगा, देखो ड्यूटीज में ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे कि पार्टनर की ड्यूटी है कि उसको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। यहां पे क्या दिया है, एज अ राइट दिया है कि पार्टनरशिप फर्म के पास ये राइट है कि वो इंडेमनीफाई होगा, तो वहां पे ड्यूटी है, यहाँ पे राइट है, बस वही उन्होंने यहाँ पे लिखा है, पार्टनर शैल इंडेमनीफाई द फर्म ऑल्सो एंड टू द पार्टनर इवन फॉर दैट मैटर थ्रू द थर्ड पार्टी ऑल्सो, तो यहाँ पे राइट करके दिया है, वहां पे एज अ ड्यूटी दिया था। तो फिर ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 13 ए में पहला रेम्यूनरेशन की बात, वो हमारी ऑलरेडी हो गई, उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट की बात हो गई, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हो गई, इसके बाद हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी ध्यान से समझना, आप लोगों का जो भी कैपिटल होगा, इंटरेस्ट जो भी दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा, या तो पहली चीज तो स्टैट्यूटरी प्रोविजन के अकॉर्डिंगली, दूसरा एक्सप्रेस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली दिया जाएगा, एंड तीसरा ट्रेड कस्टम के अकॉर्डिंगली, मतलब अगर आपका कोई कस्टम होगा तो उसके अकॉर्डिंगली, तो एक्सप्रेस एग्रीमेंट में कुछ लिखा है तो वैसा, या तो कस्टम्स एग्री मतलब आपका जो भी कस्टम चलते आ रहा है, ट्रेडिशन जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली, या फिर स्टैट्यूटरी जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंगली, तो ये होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, मैंने ऑलरेडी बता दिया 6% मैक्स टू मैक्स आप दे सकते हो, उसके बियॉन्ड नहीं जाओगे। राइट टू बी इंडेमनीफाइड, ये ऑलरेडी बता दिया है, राइट टू इंडेमनीफाई थर्ड पार्टी को ऑल्सो एंड टू द पार्टनरशिप फर्म ऑल्सो, तो ये दोनों को आप इंडेमनीफाई कर सकते हो। उसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन 14। तो पहला था हम लोगों ने देखा 9 ड्यूटी के बारे में, 10 देखा हम लोगों ने, उसके बाद जो कि बात कर रहा था इंडेमनीफाई इन केस ऑफ फ्रॉड के बारे में, उसके बाद 11 देखा जहाँ पे अलोंग विद द सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्लब करके रिस्ट्रेन फ्रॉम ट्रेड वगैरह वो क्लब करके वो जो प्रोविजन है वो, उसके बाद 12 देखे जहाँ पे राइट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो गए थे, 12 और 13 हो गया है जो दोनों राइट्स के बारे में बात करता है। अब आते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 14 पे, जहाँ पे बात हो रही है प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म के बारे में, जो जहां पर भी आप लोग मतलब आपका एज अ पार्टनरशिप अगर फर्म है तो आप लोग पार्टनरशिप फर्म के नाम से प्रॉपर्टीज ले सकते हो, उनका अपना एक बैंक अकाउंट भी खोल सकते हो। तो जब पार्टनरशिप की ही प्रॉपर्टी है तो आपको जो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है वो आपको पार्टनरशिप पर्पज से ही इस्तेमाल करना जरूरी है, आप पर्सनल पर्पज से कोई भी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। सो सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ध्यान रखना अगेन मैंने आपको पहले ही कहा हर जगह पे आपको दिखेगा सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इंक्लूड्स ऑल द प्रॉपर्टीज राइट्स इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ओरिजिनली ब्रॉट इनटू द स्टॉक ऑफ द फर्म और एक्वायर्ड और परचेस्ड और अदरवाइज बाय द फर्म। ये ध्यान से समझो, ये लिखने का रीजन क्या है, ये लिखने का रीजन है गुडविल। मैंने आपको समझाया था अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए एक्सप्लेन द गुडविल अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, तो ये मत लिख देना कि गुडविल ये होता है वो होता है, आपको जो आता है वो सब कुछ नहीं लिखना है। सेक्शन 14 में गुडविल का डेफिनेशन नहीं लिखा हुआ है, आपको पहला लाइन ये लिखना है कि सेक्शन 14 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट डिफाइन द गुडविल, हाउएवर द गुडविल इज दिस दैट। ये आपको याद है क्या, मैंने आपको समझाया था, ये याद है कि आपको गुडविल के बारे में आपको अगर डिफाइन करना है तो कैसे करना है। तो सेक्शन 14 आपकी फर्म की प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, प्रॉपर्टी इंक्लूड्स एवरीथिंग, जो भी टेंजिबल है, इंटेंजिबल है, परचेस्ड हो, एक्वायर्ड हो, या फिर गुडविल जो भी आपका परचेस्ड है, लेकिन जो आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाया जाता, जो परचेस्ड होता है सिर्फ उतना दिखाया जाता है। तो आपको वो सारी चीजें मैंने आपको समझाई हुई है, तो आपको प्रॉपर्टी के बारे में आ जाएगा, अगर क्वेश्चन आता है तो आपको लिख सकते हो आप लोग। बस गुडविल का डेफिनेशन समझ लेना, गुडविल जो है वो आप लोग पहले डिफाइन नहीं किया है ऐसा लिखोगे, एंड उसके बाद आप लोग ये वाली गुडविल का लाइन लिख सकते हो कि वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, जो भी आपने बिजनेस का रेपुटेशन अर्न किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, आप जो भी प्रॉफिट है एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर में जितने भी प्रॉफिट है ओवर एंड अबव योर नॉर्मल लेवल ऑफ प्रॉफिट्स, ये आपका होगा गुडविल। उसके बाद गुडविल जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप सिर्फ तब दिखा सकते हो जब गुडविल आपने परचेस किया है, अदरवाइज आप लोग गुडविल नहीं दिखा सकते
सकते, ये ऑलरेडी मैंने आपको समझाया था। उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, यानी कि क्या, सेक्शन 14 एंड 15 को क्लब करके क्वेश्चन आएगा। सेक्शन 14 के अकॉर्डिंगली प्रॉपर्टी जो है वो फर्म की है, एंड सेक्शन 15 के अकॉर्डिंगली आपने जो प्रॉपर्टी ली है जो फर्म के नाम की है वो फर्म के लिए ही इस्तेमाल करनी है, ऐसा उनका बोलना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कोई कार लिया है और आप लोग उस कार में घूमने जा रहे हैं, ट्रिप, पर्सनल ट्रिप्स करके आ रहे हो, तो वो अलाउड नहीं किया जाएगा। Subject to the contract between the partners, the property of the firm should be held and used exclusively for the purpose of business only। अगर बिजनेस के छोड़ के आप अगर आप कोई भी इस्तेमाल कर रहे हो, कोई भी पर्पज से आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो अलाउड नहीं है। वो अलग बात है कि रियल लाइफ में क्या होता है, वो मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ समझाया था। आगे, पर्सनल प्रॉफिट अर्नड बाय द पार्टनर्स, ये हाईली इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखना। यानी कि क्या, पर्सनल प्रॉफिट मतलब क्या, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अज्यूम करो कि कोई गुड्स है जो ए ने बाय करे, ए बी सी 3 पार्टनर्स है। अब ए ने ऑलरेडी कोई गुड्स बाय करके रखे थे और वो जो गुड्स का प्राइस था वो 300 रुपए था। एंड अगर ऐसा होता है कि बी एंड सी जो है, अब पार्टनरशिप फर्म को सेम गुड्स, रॉ मटेरियल जो भी है वो सेम रॉ मटेरियल चाहिए है। अब पार्टनरशिप फर्म को वो रॉ मटेरियल चाहिए तो वो ए से मांग सकते हैं या तो मार्केट से ले, तो मार्केट से वो नहीं ले रहे, वो लोग ले रहे ए से। अब ए से ले रहे और ए ने जो है वो 400 रुपए में बेचा है, तो यहाँ पे उसने प्रॉफिट अर्न किया है कितने का, 100 रुपीज का। तो अगर ये सीक्रेट प्रॉफिट है तो अलाउड नहीं किया जाएगा। अगर वो डिस्क्लोज करके, यहाँ पे मैंने आपको एक थिन लाइन समझाई थी, एक इंटरप्रिटेशन पॉइंट समझाया था जो शायद ही कोई समझाया आपको। क्या समझाया था मैंने आपको कि अगर आपका कोई भी प्रॉफिट है, जो भी आपने प्रॉफिट अर्न किया हुआ होता है, वो अगर डिस्क्लोज प्रॉफिट है तो फिर वो ठीक है, लेकिन अगर वो सीक्रेट प्रॉफिट है जो कि आपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करके, चीजों का पर्सनल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करके कमाया हुआ होगा, तो वो अलाउड नहीं किया जाएगा। जैसे और एक एग्जांपल देना है तो अगर आप लोगों के पास कोई पैसा आया, कोई कस्टमर ने आपको पैसा दिया है, ठीक है, थर्ड पार्टी ने आपको पैसा दिया, तो वो पार्टनरशिप फर्म का पैसा है वैसे देखा जाए तो, और आपने क्या किया, उस पैसे का इस्तेमाल किया, कहीं और पे अप्लाई कर दिया, वो पैसे उससे इनकम अर्न कर लिया और फिर बाद में वो पैसा वापस किया। तो जो आपने एक्स्ट्रा का जो पर्सनल प्रॉफिट के लिए जो पैसा यूज किया, फर्म का पैसा पर्सनल प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो यूज किया है, वो अलाउड नहीं होगा। पर्सनल प्रॉफिट जो भी अर्न किया जाएगा पार्टनर का, वो आपको पूरा का पूरा वापस करना जरूरी है। इफ द पार्टनर डिराइव्स एनी प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम द ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म और विद द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म का एग्जाम्पल भी दे दिया, यूज ऑफ द प्रॉपर्टी का भी दे दिया, और द बिजनेस कनेक्शन ऑफ द फर्म और द फर्म्स नेम, अगर आपने कोई बिजनेस कनेक्शन भी यूज किया है, अगर आपके पर्सनल पर्पस के लिए या फिर फर्म का नाम इस्तेमाल करके कोई प्रॉफिट अर्न किया है, तो आपको वो पे करना पड़ेगा। इफ द पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ऑफ द कॉम्पिटिंग विद द अदर फर्म, ही शैल बी अकाउंटेड फॉर एंड पे फॉर द प्रॉफिट्स जो भी अर्न हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आपका कोई बिजनेस है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस है, सीए का मैं प्रैक्टिस देती हूँ, ठीक है, इनकम टैक्स के रिटर्न्स आप लोगों को इनकम टैक्स के रिटर्न्स भर रही हूँ। अब वही सर्विसेज मैं पार्टनरशिप फर्म के नाम पे भी कर रही हूँ, वही सर्विसेज मैं अपने दूसरे कोई पार्टनरशिप फर्म के साथ भी कर रही हूँ, अब या फिर मेरे इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रही हूँ। अब आप लोगों पे अगर ये रेस्ट्रिक्शंस डाला गया है कि आप लोग अगर एक आपके पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हैं तो आप किसी और के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते फॉर द सेम नेचर ऑफ बिजनेस। मतलब मैं किसी और पार्टनरशिप के साथ, ये पार्टनरशिप फर्म के साथ जाऊं और बोलूं कि नहीं मैं इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करूंगी या ऑडिट करूंगी, यहाँ पर भी ऑडिट कर रहे हैं, यहाँ पर भी ऑडिट कर रहे हैं, नहीं चलेगा। यहाँ पर ऑडिट कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे मैं भी दूसरे पार्टनरशिप में मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर रही हूँ तो चलेगा। तो अगर आप लोगों पे ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन डाला है और फिर भी आपने वो चीज करी और प्रॉफिट अर्न किया यूजिंग द बिजनेस कनेक्शन, फर्म का नाम या किसी भी तरीके से, तो फिर अगर आपने कोई भी पर्सनल प्रॉफिट अर्न किया होगा तो कंपलसरी आपको वो रीपे करना जरूरी है, फर्म को वापस करना पड़ेगा। यही आपको एग्जांपल्स के थ्रू यहाँ पे समझाया। सेक्शन 16 यूजुअली क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, इस पे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है सेक्शन 17। सेक्शन 17 बात करता है जो भी चेंजेस होंगे फर्म्स में तो उसकी वजह से राइट्स एंड ड्यूटीज क्या क्या बदलेंगी। अब सेक्शन 17 में जो रिकंस्टिट्यूशन की बात हो रही है, तो रिकंस्टिट्यूशन कैसे कैसे हो सकता है, या तो कोई नया पार्टनर आ जाए, या तो किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, या तो फिर कोई पार्टनर को एक्सपेल कर दिया जाए, या फिर कोई पार्टनर रिटायर हो जाए। देखो डेथ, रिटायरमेंट, इनकमिंग पार्टनर
पार्टनर है यहाँ पे, या फिर कोई पार्टनरशिप है जो ओरिजिनली बिजनेस के लिए फॉर्म हुई थी, वेयर द पार्टनरशिप कंसर्न कैरीज ऑन द बिजनेस अदर देन द बिजनेस फॉर विच इट वाज ओरिजिनली फॉर्म्ड, तो ऐसा कुछ हो रहा है। या फिर आपका जो पार्टनरशिप का हमने देखा था फिक्स टर्म के लिए पार्टनरशिप है वो खत्म हो जाती है और आपको मे बी आप पार्टनरशिप एट विल है, आपको कंटिन्यू करना है, या इस तरीके से अगर डिफरेंट डिफरेंट वेज है जिससे आपका कंस्टिट्यूशन हो सकता है या रिकंस्टिट्यूशन हो सकता है, तो क्या क्या चीजें होंगी ये सारी चीजें आपको आगे दी है। इससे पहले आप लोगों को 4 चीजें हैं, 4 सेक्शंस जो 18, 19, 20, 21 ये सारे एक दूसरे के कनेक्शन के साथ चलते हैं, एंड इवन 22 और 21 बहुत छोटे हैं, बट यस ये पांचों साथ में चलते हैं। तो सबसे पहला जो सेक्शन है वो है रिलेशन ऑफ द पार्टनर्स टू द थर्ड पार्टीज में। अभी तक हम लोग पार्टनर एंड पार्टनर का एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है वो देख रहे थे। पहले 9, 10, 11, 12 हम लोग 9, 10, 11 हम लोग बात कर रहे हैं ड्यूटीज के बारे में, फिर 11, 12 उसके बाद आता है 12, 13, 14, 12 एंड 13 जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं राइट्स के बारे में। उसके बाद आता है 14, 15 जो बात कर रहा है प्रॉपर्टीज एंड उसके एप्लीकेशन के बारे में, राइट। और उसके बाद 16, 17 में रिकंस्टिट्यूशन है एंड 16 में जो पर्सनल प्रॉफिट अर्न किया है। अब 18 में क्या बात हो रही है, जो अब इसके बाद जो अगले 4-5 सेक्शंस है वो पार्टनर्स एंड थर्ड पार्टी उनके रिलेशन के मैटर में बात हो रही है। जो सेक्शन 18 है पार्टनर टू बी द एजेंट ऑफ द फर्म, यानी कि क्या यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी का प्रिंसिपल होता है, यानी कि हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट भी है एंड हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी है। तो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन है, तो एक कोई पर्सन कोई एक्ट कर रहा है तो उसके एक्ट के लिए दूसरा रिस्पॉन्सिबल होगा। सो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट द पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पज ऑफ डूइंग द एनी बिजनेस। हर बिजनेस में आपके हर बिजनेस मतलब हर एक पर्सन दूसरे पर्सन के एक्ट के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन 19 जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर एज अ एजेंट ऑफ द फर्म, मतलब क्या, एक तो एक्सप्रेसली आपके एग्रीमेंट में अथॉरिटी दे रहे हो, ठीक है एक्सप्रेसली दे दिया, लेकिन कुछ अथॉरिटीज ऐसी भी हो सकती है जो इम्प्लाइड है। अब इम्प्लाइड अथॉरिटी में क्या लिखा है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है तो ध्यान से रीड करेंगे। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 22 ऑफ द एक्ट ऑफ अ पार्टनर विच इज डन to carry on in a usual way the business of the any kind carried on by firm binds the firm। मतलब क्या, ये जो भी नीचे दिया हुआ है, देखो जो भी एक्ट पार्टनर्स ने अपने यूजुअल वे ऑफ बिजनेस में किया है, यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में किया है, वो या तो एक्सप्रेसली होगा, अगर एक्सप्रेसली नहीं है तो इम्प्लाइड होगा। अगर इम्प्लाइड है तो फिर आप लोग को इम्प्लाइड एक्ट कौन कौन से होंगे उसको आगे लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। जो भी एक्ट यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में होगा सिर्फ वही और वही माना जाएगा कि आप लोगों का इम्प्लाइड अथॉरिटी है, अगर वो चीज दूसरे पार्टनर को बाइंड करनी चाहिए। अब ध्यान से, इन द एब्सेंस ऑफ द यूसेज और द कस्टम और द ट्रेड टू द कॉन्ट्ररी द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर डज नॉट एम्पावर हिम। मतलब नीचे जितने भी आपको दिए हुए हैं ABCDFGH जितने भी 8 पॉइंट्स जितने आपको दिए हैं वो आपको ऐसा लिखा गया है कि वो इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है। ओके मतलब इम्प्लाइड अथॉरिटी, देखो पहला एक्सप्रेसली आपको एग्रीमेंट में बताया जाएगा वो आपको अथॉरिटी है। अगर आपके एक्सप्रेस एग्रीमेंट में नहीं है तो कुछ अथॉरिटी होगी जो आपने यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में की है और जो दूसरे पार्टनर्स को बाइंड होती है वो इम्प्लाइड अथॉरिटी है। लेकिन नीचे जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं वो एक्सेप्शंस है टू द इम्प्लाइड अथॉरिटी, मतलब वो आपको इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं मानी जाएगी। ये जितने भी 8 पॉइंट्स है वो आपको इम्प्लाइडली आपको अथॉरिटी है ऐसा नहीं माना जाएगा। कौन कौन से है उसमें 8, ये इंपॉर्टेंट है, जिसपे से एक किसी पे भी मे बी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है, तो आपको ये सारे 8 पॉइंट्स याद होना जरूरी है। जिसपे सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू अ बिजनेस ऑफ द फर्म टू द आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर समझते हैं आपको, जो दो लोगों के बीच का झगड़ा सॉल्व करता है। तो दो लोगों के बीच में अगर झगड़ा होता है तो आप आर्बिट्रेटर के पास जाते हो, तो आर्बिट्रेटर आपका डिस्प्यूट सॉल्व कर सकता है। उसके लिए आप लोगों ने डिस्प्यूट सबमिट वहां पे किया। इसके अलावा आपने क्या किया, एक बैंक अकाउंट ओपन किया है जो कि फर्म के नेम का होना चाहिए, बट आपने उसको अपने नाम से ओपन किया तो वो नहीं चलेगा। तीसरा, अगर आपने किसी भी क्लेम को रिलिंक्विश कर दिया या कॉम्प्रोमाइज कर दिया, मतलब आपने किसी भी क्लेम को छोड़ दिया कि मतलब कोई आपका दोस्त है, ठीक है, आपका दोस्त है जो आपको एज ए क्रेडिटर है, आपकी फर्म में एज ए क्रेडिटर है, वो आपको पैसे देने, आपके फर्म में एज ए डेटर है, आपको उससे पैसा आने वाला था, आपने उसको क्या बोला, ठीक है जाने दे, तू मुझे 10 लाख देने वाले थे, तू मेरा दोस्त है तो तू 8 लाख ही दे दे। तो आपने जो 2 लाख रिलिंक्विश किया है वो चलेगा नहीं, वो इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं कि आप पार्टनर हो, एक्टिव पार्टनर हो तो मे बी आप लोग रिलिंक्विश कर दो, नहीं चलेगा। किसी भी वे से रिलिंक्विश करना कोई भी प्रोपोर्शन, कोई भी क्लेम को, वो नहीं अलाउड है। उसके अलावा
जो भी आप लोगों का सूट फाइल हुआ है या ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म जो भी आप लोगों ने कोर्ट में जो भी केस फाइल किया होगा उसके प्रोसीडिंग्स चल रहे होंगे, या फिर आप लोगों ने जो केस फाइल किया उसको पहले ही विड्रॉ कर रहे हैं आप, या फिर आप लोग के केस चल रहे हैं उसके बीच में आप विड्रॉ कर रहे हैं, तो ऐसा कोई भी केस विड्रॉ आप नहीं कर सकते। इसके अलावा आप लोगों के ऊपर कोई केस चल रहा था और आपने कोर्ट में जाके कोई लायबिलिटी को एडमिट कर दिया तो वो भी नहीं चलेगा। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही पार्टनर बोल रहा है नहीं ये हमारी लायबिलिटी है। पार्टनर अगर लायबिलिटी है तो सारे पार्टनर्स की होनी चाहिए, एक ही पार्टनर बोल के कोई फायदा नहीं है। तो आप लोग एडमिट नहीं कर सकते कोई भी लायबिलिटी को। इसका मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्या होता है, जब भी आप लोगों ने कोई भी अथॉरिटी कोई भी आपका पैसा छुपाया है और अगर आप लोगों ने इनकम टैक्स ऑफिस के सामने ऑफिसर के सामने जाके आप लोग लायबिलिटी को एडमिट कर रहे हो जबकि बाकी पार्टनर्स को पता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो एडमिट नहीं कर सकते आप लोग कोई भी लायबिलिटी को। इसके अलावा आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं कर सकते, आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, एंड कोई भी पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे दूसरे पार्टनरशिप फर्म में आप लोग एंटर नहीं हो सकते। ऑलरेडी आपको पता है 2 पार्टनरशिप फर्म साथ में आके पार्टनरशिप तो कर नहीं सकती, तो आप लोग एज अ पार्टनरशिप फर्म दूसरे पार्टनरशिप फर्म में तो जाना अलाउड है नहीं। तो ये सारे इंप्लाइड अथॉरिटीज आपको दी नहीं है, ऐसा क्लियरली लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर आप यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में कुछ भी कर रहे हो तो फिर वो अलाउड किया जाएगा। और जो भी आपने किया हुआ है मोड ऑफ डूइंग द फर्म एक्ट टू बाइंड द फर्म, मतलब क्या आपने जो भी एक्ट किया है वो एक्सप्रेस एक्ट हो या फिर इम्प्लाइड एक्ट हो, आप लोग फर्म को भी बाइंड कर रहे हो और पार्टनर्स को भी, ये सेक्शन 22 बोल रहा है। अब इसके अलावा आप लोग ये ध्यान से समझना, सेक्शन 22 में ये जो सेक्शन 19 है उसमें आप लोग को सेक्शन 22 के साथ चलना है। सेक्शन 22 में क्या बोला गया है, आप लोग इम्प्लाइड अथॉरिटी वाले जो काम है वो कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो इम्प्लाइड अथॉरिटी है वो यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म में की गई है। ये दूसरा वो जो भी आपने एक्ट किया है, जो कंडक्ट किया है, नॉर्मल बिजनेस ऑफ द कंडक्ट है जो यूजुअली कोई भी कैरी कर सकता था, मतलब अगर कोई और होता था उस सर्कमस्टेंसेस में तो वो भी सेम करता था, ऐसा होना चाहिए। तीसरा, द एक्ट टू बी डन इन द नेम ऑफ द फर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फर्म के नाम पे आपने एक्ट नहीं किया और लायबिलिटी फर्म को चिपका रहे, वो नहीं चलेगा। तो ये तीनों चीजें होना जरूरी है। 3 चीजें कहां लिखी है, सेक्शन 22 में। तो सेक्शन 19 में इंप्लाइड अथॉरिटी कौन कौन सी चीजों के लिए नहीं है वो लिखा है। सेक्शन 22 में लिखा है कि जो आपके इंप्लाइड या एक्सप्रेस अथॉरिटीज होंगे वो एक्ट जो भी करे जाएंगे वहां पे आप लोग बाइंड करोगे फर्म को भी और पार्टनर्स को भी, लेकिन वो एक्ट जो आपने किया है वो कैसा होना चाहिए, यूजुअल फॉर्म ऑफ बिजनेस में नॉर्मल कंडक्ट होना चाहिए और वो फर्म के नाम से किया हुआ होना चाहिए। ये क्लियर है क्या? इसके साथ साथ आपको एग्जांपल्स कुछ दिए थे। इसके बाद आता है सेक्शन 20 जो बात कर रहा है एक्सटेंशन एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द पार्टनर्स इंप्लाइड अथॉरिटी। मतलब क्या, जो इंप्लाइड अथॉरिटी 8 दी गई है, जो आप लोग इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं है ऐसा एक्सप्रेसली बोला गया है, इसमें आप लोग और एक्सटेंशन यानी कि एडिशन भी कर सकते हो कि और 2 चीजें और ऐड कर दी कि हमारे फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में और 2 चीजें ऐड कर दी जिसमें आप लोगों को इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं है, ऐसा बोला जाएगा। या फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अपने पार्टनरशिप फर्म में ये इंप्लाइड अथॉरिटी में ये डाल सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख के ऊपर का जो चेक होगा या 1 लाख के ऊपर का जो पेमेंट होगा वो 3 पार्टनर्स अगर है तो तीनों पार्टनर्स के कंसेंट से ही होगा। एक कोई पार्टनर 1 लाख के ऊपर का पेमेंट नहीं कर सकता, ऐसा ऑलरेडी इंप्लाइड अथॉरिटी ऑलरेडी उसको नहीं दी गई है, ऐसा आप लोग एक्सप्रेसली लिख सकते हो। मतलब ये आपने क्या कर दिया, एक्सटेंशन कर दिया। तो एक्सटेंशन मतलब एडिशन, रेस्ट्रिक्शंस मतलब आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो मतलब आप लोग पार्टनर्स को और रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, तो आप लोग ऐसा रेस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हो, प्लस आपको एक्सटेंशन करना है तो आप वो भी कर सकते हो, सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो आप लोग को जैसे चाहिए वैसे प्लस माइनस आप करो, एक्सटेंशन करो, रेस्ट्रिक्शंस करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहाँ बोला गया है, सेक्शन 20 में। सेक्शन 21 बात कर रहे हैं इमरजेंसी की। मतलब क्या, अगर कोई भी ऐसा इमरजेंसी का सिचुएशन आता है जहां पे पार्टनर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है बट बिकॉज वो सर्कमस्टेंसेस ऐसे है जहां पे उसको वो डिसीजन लेना पड़ेगा, तो फिर इन केस ऑफ इमरजेंसी ऑर्डिनरी प्रूडेंस में जो सर्कमस्टेंसेस आपके पास है, ऑर्डिनरी प्रूडेंस में वो पर्सन वैसा डिसीजन ले सकता है, भले ही उसके पास अथॉरिटी क्यों ना हो या भले ही उसके पास अथॉरिटी ना हो, लेकिन उसके बाद भी। ये हो गया आपका सेक्शन 21। उसके बाद आते हैं सेक्शन 23 पे जहां पे रिकंस्टिट्यूशन की बात होगी। सबसे पहला है इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय अ
पार्टनर्स, जब भी आप लोग नए पार्टनर को एडमिट करते हो सारे पार्टनर का कंसेंट होना जरूरी है। मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर का कंसेंट से आप एडमिट नहीं कर सकते। सो एडमिशन जो भी होगा जहां पे आप लोगों को सारे पार्टनर्स को बाइंड करना पड़ता है, जिसकी वजह से सारे पार्टनर्स का आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, सारे पार्टनर्स की मेजॉरिटी चाहिए, सारे पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए, मेजॉरिटी नहीं चलेगा। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 24 जो कि बात करेगा इफेक्ट ऑफ नोटिस टू द एक्टिंग पार्टनर। इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ऐसा बोला गया है कि अगर एक्टिव पार्टनर, एक तरफ एक्टिव पार्टनर एक तरफ स्लीपिंग पार्टनर्स है, तो सारे पार्टनर्स में जब भी अगर कोई पार्टनरशिप फर्म पे आपको नोटिस देना है तो आप लोगों ने अगर एक्टिव पार्टनर, एक भी एक्टिव पार्टनर को नोटिस दे दी तो ये अज्यूम किया जाएगा कि सब पार्टनर्स को नोटिस मिल गई है। तो आपको जब भी नोटिस देनी है तो एक्टिव पार्टनर को देना जरूरी है, स्लीपिंग पार्टनर को नोटिस देके नहीं चलेगा। सो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 24 नोटिस टू द पार्टनर्स हु इज हैबिचुअली acts in the business of the firm, मतलब ये active partner or any matter relating to the affairs of the firm operates as a notice to the firm itself except in case of the fraud on the firm committed by or with the consent of the partners। मतलब क्या, अगर फ्रॉड वाली अगर कोई सिचुएशन है तो एक पार्टनर को नोटिस दिया मतलब सबको दिया, ऐसा नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर अदर देन दैट है, आपको नॉर्मल यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई नोटिस देना है आपको, तो एक एक्टिव पार्टनर को नोटिस दिया तो पार्टनरशिप फर्म को भी नोटिस दे दिया और आपने बाकी सारे पार्टनर्स को भी नोटिस दिया, ये माना जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग सेक्शन 25, 26, 27 जहां पे आप लोगों की लायबिलिटी टुवर्ड्स द थर्ड पार्टीज क्या होती है। तो लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म, तो हम लोग को सबको पता है पार्टनरशिप फर्म में हमेशा ज्वाइंट एंड सेवरली लायबल होते हैं सारे पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप फर्म में सबसे पहला लायबिलिटी ज्वाइंटली एंड सेवरली, मतलब मेरे एक्ट के लिए सारे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर मेरे कोई ट्रांजैक्शन में मैंने कोई डिसीजन लिया है कि ये सप्लायर से रॉ मटेरियल लेना है जिसके लिए 1 लाख दिया जाएगा, तो 1 लाख जो देना है वो मैं भी दूंगी और मेरे जो बचे हुए पार्टनर्स है वो भी देंगे। तो सारे पार्टनर्स की मिलके ये लायबिलिटी होगी 1 लाख की। तो सेवरली एंड जॉइंटली लायबल होंगे, ये हो गया पहला पॉइंट आपका। उसके बाद दूसरा, अगर लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर द एनी रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ द पार्टनर, अगर पार्टनर ने कोई गलत काम किया है, देखो वेयर बाय अ wrongful act or the omission of a partner in the ordinary course of business of the firm or with the authority of his partners, the loss or the injury caused to the third party और द एनी ऑफ द पेनल्टीज इनकर्ड द फर्म इज इक्वली लायबल। आपको याद होगा तो मैंने आपको एक चार्ट बना के दिया था। यूजुअली क्या होता है कि पार्टनर इज ऑल्सो लायबल, जिस पार्ट के लिए पार्टनर लायबल है उन सारे कांड के लिए आपके पार्टनरशिप इक्वली रिस्पॉन्सिबल होने वाली है। तो आप लायबल हो तो आपकी पार्टनरशिप फर्म भी लायबल है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होंगी जैसे आगे जाके हम लोग देखेंगे फ्रॉड के केस में, है ना। देखो लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर द मिस एप्लीकेशन बाय द पार्टनर, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जो भी पार्टनर ने मिस एप्लीकेशन किया है यूजुअली वो लायबल होगा। अगर वो प्रूव कर देता है, बाकी के पार्टनर्स प्रूव कर देते कि हम लोग इनोसेंट पार्टीज हैं, हमको कुछ नहीं पता था, तो फिर बाकी पार्टनर्स लायबल नहीं होंगे। अदरवाइज सब लोगों को लॉस, फर्म इंक्लूडिंग फर्म, सारे पार्टनर्स मिलके वो जो भी लॉस हुआ होगा या जो भी लायबिलिटी होगी वो पे उनको करनी पड़ेगी। देखो अ पार्टनर एक्टिंग इन इज विद इन हिज एपरेंट अथॉरिटी, अगर ऐसा होता है कि उसके एपरेंट अथॉरिटी में, उसके पास ऑलरेडी अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी में receives any money or the property from the third party and misapplies it, ठीक है, उसके पास अथॉरिटी है और उसने उस अथॉरिटी होने के बाद अगर उसका कुछ मिस एप्लीकेशन कर दिया, या फिर अ फर्म इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस रिसीव्ड एनी मनी और द प्रॉपर्टी फ्रॉम थर्ड पार्टी एंड द मनी और द प्रॉपर्टी मिस अप्लाइड बाय एनी ऑफ द पार्टनर व्हाइल इट इज इन द कस्टडी ऑफ द फर्म इज इक्वली लायबल। मतलब क्या, अगर अज्यूम करो कि एक कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल होटल मैनेजमेंट का आपके पास, आप लोग 3 पार्टनर्स हैं जो होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो एक के पास ये अथॉरिटी है कि वो जो भी कार्स आएंगे उसको पार्क करेगा और वो पूरा पार्किंग एरिया का मेन मैनेजमेंट करेगा। दूसरे के पास केटरिंग का था, तीसरे के पास मे बी क्लाइंट के साथ डील करना था, ऐसा कुछ था, कुकिंग था। तो अगर आप लोगों के पास सपोज कोई पार्टनरशिप फर्म, मतलब वो कोई आपके पास कस्टमर आता है, आपने उसकी कार ली और वो कार आप लोगों ने जाके ठोक दी, अगर कार ठोक दी है तो नुकसान तो होना है। अब नुकसान होना है तो क्या हुआ, देखो एक तो आपको अथॉरिटी थी, ठीक है, आपके पास पार्किंग का ये संभालने की अथॉरिटी थी, आपने वो ये अथॉरिटी में काम किया, बट आपने जब काम किया तो वो मिस एप्लीकेशन कर दिया, तो मिस एप्लीकेशन किया तो उसने कार ठोकी, तो सारे पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म इक्वली लायबल होंगे। फिर वो बाद में वो लोग देखे कि किस तरीके से कैसे किससे लॉस रिकवर करना है, मतलब जिसकी गलती थी उससे पूरा पैसा निकालना है, वो पार्टनर्स के बीच का मैटर है, वो बाहर वालों को कोई लेना देना नहीं, बाहर वालों को सब लोग लायबल रहेंगे। वो फिर आप लोग देख लो कि कौन किससे कैसे पैसे निकालेगा, ये क्लियर है। तो यूजुअली
क्या होगा, यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में सब लोग लायबल रहेंगे, पार्टनर्स भी लायबल रहेंगे, जिस जिस चीज के लिए पार्टनर्स लायबल है उसके लिए पार्टनरशिप फर्म भी होगी। दूसरी चीज, अगर आप किसी भी तरीके का कोई मिस एप्लीकेशन करते हो, फिर आपके पास वो कस्टडी है, सिर्फ अथॉरिटी नहीं है, में भी सिर्फ कस्टडी में आया हुआ पैसा है और आपने वो पैसे को मिस अप्लाई कर दिया, आपके पर्सनल पर्पस के लिए अप्लाई कर दिया, तभी भी नहीं चलेगा। या फिर आप लोग के पास वो आप जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, आप लोग के पास अथॉरिटी नहीं है बट आप घर पे लेके गए, अरे क्या, ऐसी चीजें नहीं चलती है। आप लोग आपके अथॉरिटी के विद इन अगर काम कर रहे हो और अब मिस एप्लीकेशन कर दिया तभी भी नहीं चलेगा, और आप लोगों के पास सिर्फ कस्टडी है और आपने मिस एप्लीकेशन किया तभी भी नहीं चलेगा। सब लोग लायबल इक्वली रहेंगे। फिर आप लोग अंदर डिसाइड करो कि कौन कितना लायबल है, वो उसके लिए थर्ड पार्टी को कोई लेना देना नहीं रहेगा। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 29। ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसपे क्वेश्चन आ सकता है। राइट्स ऑफ द ट्रांसफरी ऑफ द पार्टनर्स इंटरेस्ट, मतलब क्या, एक पार्टनर है, वो अपना जो भी इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इंटरेस्ट का मतलब होता है या तो आपके प्रॉफिट का शेयर या तो आपका कैपिटल का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो जो भी आपको मिलने वाला है वो है आपका इंटरेस्ट। तो अगर कोई भी पार्टनर है वो अपने, देखो अगर कोई नया पार्टनर लाना है तो सबका कंसेंट चाहिए, लेकिन मेरा ही जो शेयर है प्रॉफिट का, मेरा कैपिटल का जो शेयर है, मुझे जो पैसा मिलना है, मैंने उस इंटरेस्ट को किसी और के नाम पे ट्रांसफर किया हुआ है, ठीक है। तो जो अगर मैंने ऐसा कुछ किया है कि मेरा जो भी इंटरेस्ट है इन द पार्टनरशिप फर्म वो मैंने किसी और के नाम पे ट्रांसफर करना क्या अलाउड है क्या, सबसे पहला तो ये क्वेश्चन तो अलाउड है, लेकिन जिसके भी नाम पे आपने वो ट्रांसफर किया होगा, वो जो भी पर्सन होगा वो आके बिजनेस के डिसीजन नहीं ले पाएगा। यूजुअली क्या होता है वो समझो, प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में कि आपके पास, अगर आपके पास कोई मतलब आपके पास प्रॉफिट शेयर है, आपके पास कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं वो एक काइंड ऑफ एसेट है। आप लोग उसको प्लेज कर देते हो, उसका मॉर्गेज कर देते हो, मतलब गिरवी रख देते हो आप लोग। तो अगर आप लोगों ने वो गिरवी रखा है किसी पर्सन के पास और उसके बदले में आपने लोन लिया है, ठीक है, वो चलेगा। लेकिन जिस पर्सन के पास आपने वो लोन रखा है, मतलब जिस पर्सन के पास आपने गिरवी रखा है और आपने लोन लिया है, वो पर्सन आके बिजनेस डिसीजन नहीं ले सकता, वो डे टू डे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, वो किसी भी तरीके से आप लोगों के आके मतलब बिजनेस में बोलेगा कि ये करना है वो करना है, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स आके चेक करेगा, नहीं चलेगा। वो लोगों के पास वो सिर्फ और सिर्फ आपके जो भी आपने राइट जो ट्रांसफर किया, आपका जो इंटरेस्ट ट्रांसफर किया है उसके लिए वो एंटाइटल है, बाकी किसी भी तरीके से वो कुछ भी नहीं कर सकता। देखो, ईदर एब्सोल्यूट और बाय मॉर्गेज और बाय क्रिएशन ऑफ द चार्ज ऑन सच एसेट। चार्ज क्रिएट करना इज नथिंग बट मॉर्गेज, मतलब गिरवी रख के आप लोग उस पर लोन लेते हो तो उसको बोलते हो मॉर्गेज चार्ज, इस तरीके से। तो आप लोग जब भी ट्रांसफरी, जिसको ट्रांसफर किया वो ट्रांसफरी, जिसने ट्रांसफर किया वो ट्रांसफरर, तो जो ट्रांसफरी है वो आके आप लोगों के फर्म में, वो उसको आप लोग फर्म में आके कंडक्ट ऑफ द बिजनेस नहीं कर सकता, मतलब बिजनेस में आके वो अपना कुछ भी डिसीजन ले रहा है, नहीं चलेगा। वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आके बोल रहा है मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाओ, मुझे इंस्पेक्शन करना है, नहीं चलेगा। वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ओनली टू रिसीव व्हाट, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स जो उसको मिला हुआ है, उसके अलावा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर ऐसा होता है, इफ द फर्म इज डिसॉल्व्ड और इफ द फर्म ट्रांसफरिंग अ पार्टनर सीज टू बी अ पार्टनर, द ट्रांसफरी इज एंटाइटल एज अगेंस्ट द रिमेनिंग पार्टनर्स टू रिसीव द शेयर ऑफ द एसेट्स ऑफ द फर्म विच द ट्रांसफरिंग पार्टनर इज एंटाइटल एंड द पर्पस टू असर्टन दैट शेयर टू अकाउंट एज टू द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। मतलब क्या हुआ, जब तक आपका डिसोल्यूशन नहीं हो रहा है तब तक वो ट्रांसफरी का जितना भी शेयर है, मतलब आप जो भी आपने ट्रांसफर किया हुआ जो जितना भी शेयर है जो आपको मिलने वाला था, वो सारा का सारा उसको मिलेगा, मतलब मिलेगा जब तक आपका डिसोल्यूशन नहीं होता है। फिर अगर ऐसा होता है कि वो पर्सन चला भी जाए आपके फर्म से तभी भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसका जितना शेयर है, जितना वो एंटाइटल है, आप वो सारी चीजें उसको दो। तो ये सारी चीजें वो नहीं कर सकता, बाकी सारी चीजें उनको मिलेगी। कौन सी दिन मिलेगी, देखो, टू रिसीव द शेयर ऑफ द एसेट ऑफ द फर्म, जो भी ट्रांसफर किया है और जो भी उसका प्रॉफिट का शेयर होगा वो सारी चीजें आपको रिटर्न करनी पड़ेगी। इस पे यूजुअली क्वेश्चन आता है सेक्शन 29। एंड उसके बाद तो ये जो सेक्शन है सेक्शन 30, ये तो सबसे फेवरेट है। ये तो इतना फेवरेट क्वेश्चन है कि इस पे क्वेश्चन आएगा नहीं ऐसा होगा ही नहीं इसमें बस। लेकिन इसमें जब आप पढ़ोगे तब एनालिसिस से शुरुआत करना, ऊपर जितना भी लिखा है वो वापिस से सारा एनालिसिस में रिपीट है। लेकिन एनालिसिस में जैसा लैंग्वेज यूज किया ना एग्जाम में, वैसा ही लैंग्वेज आता है। तो एनालिसिस पढ़ना सेक्शन 30 का, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 30। ये जो बात करेगा आपके माइनर के बारे में,
आपको पहले ही बताया मैंने, जब माइनर की बात होती है तब दो पार्टनर्स के बीच में, मतलब पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, पहले पार्टनरशिप हो जाएगी, उसके बाद ही आप माइनर को एज अ बेनिफिशियरी ले सकते हो। माइनर एज अ पार्टनर नहीं आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ एज अ बेनिफिशियरी आएगा। तो जब वो एज अ बेनिफिशियरी आता है तो क्या क्या राइट्स है और क्या क्या लाइबिलिटीज है उसके, वो देखो। सबसे पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं बहुत डिटेल में आपको इसको कवर कर रही हूँ, तो ध्यान से समझो। सबसे पहला, अ माइनर पार्टनर हैज अ राइट टू अग्रीड, जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको मिलना है वो तो मिलना है। दूसरा, उसके पास एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस करने का, उसके अलावा बुक्स ऑफ अकाउंट की कॉपी लेके जाने का, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने का पूरा राइट दिया जाएगा। उसके बाद अगर वो चाहे तो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स जो है उनको अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए चाहे तो उनके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है, बट वो लोग माइनर के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते। लेकिन माइनर चाहे तो केस फाइल करे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले, उसके बाद ऑन अटेनिंग द मेजॉरिटी विद इन द 6 months क्या होता है, देखो ध्यान से समझो। यहाँ पे क्या होता है, आपको एक टाइम पीरियड दिया जाएगा। आपके पास एक माइनर है, माइनर को आपने एडमिट कर दिया, ये डेडलाइन आ जाएगा, यहाँ पे वो मेजर बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे वो मेजर है, यहाँ पे वो माइनर था। अब ये मेजर बनने के बाद उसके पास 6 months का टाइम दिया जाएगा। 6 महीने में वो डिसाइड करेगा कि उसको पार्टनर बनना है या नहीं बनना है, और उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो भी वो अपना ऑप्शन जो भी इलेक्ट करेगा, वो पार्टनर बनना चाहता है या नहीं चाहता है, उसके बेसिस पे जो आगे डिटेल में लिखा हुआ है। उसके बाद जो लायबिलिटीज है, उसकी लायबिलिटी देखो, बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी। माइनर है तो माइनर के ऊपर आप लोग ध्यान से समझो, आप लोगों को माइनर के ऊपर क्या है, माइनर को सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा, है ना। द लायबिलिटी ऑफ द माइनर इज कन्फाइंड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉफिट्स एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, मतलब उसकी जो पर्सनल एसेट है वो मेजर नहीं हुआ है, वो 18+ नहीं है, वो माइनर है, तो आप लोग उसका जितना भी प्रॉफिट का शेयर है वो लायबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखो, देयर इज डिफरेंस बिटवीन लॉस एंड लायबिलिटी। लॉस वो बेयर नहीं करेगा, लेकिन लायबिलिटी के लिए उसको लायबल वो रहेगा। जो जो ट्रांजैक्शन में उसका प्रॉफिट उसको मिला है ना, तो वो लायबल भी रहेगा, लेकिन कितना लायबल रहेगा, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द जितना उसका प्रॉफिट है, या फिर उसका एसेट में जो भी प्रॉपर्टी है फर्म में, सिर्फ उतना ही। अब उसके नाम पे 100 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी पर्सनल नाम पे, वो लेके नहीं आ सकते टू पे ऑफ द लायबिलिटी, वो नहीं चलेगा। तो सिर्फ उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट लायबल है, और वो प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म में जितना भी है उतना लायबल है, वो पर्सनली कभी भी लायबल नहीं होगा। ये कब होगा, बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी। इसके अलावा आप लोग माइनर को कभी भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये तो पहले ही बताया हुआ है। इसके बाद अगर आफ्टर अटेनिंग द मेजॉरिटी, आफ्टर अटेनिंग द मेजॉरिटी क्या होता है, अब आफ्टर अटेनिंग द मेजॉरिटी पहले तो आप लायबल हो नहीं, अब यहाँ पे आप लोग मेजर बन गए, इसके बाद क्या होगा वो बोला है। इसके बाद आपको 6 महीने का टाइम है, उसमें आप डिसाइड करोगे आप लोग मेजर बनना, मतलब आप लोग एज अ पार्टनर जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो। अगर आप लोगों ने डिसाइड किया कि आपको एज अ पार्टनर जाना है, विद इन 6 months आपने डिसाइड किया कि आपको इस पार्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बनना है, तो जब से आप लोग एडमिट हुए थे, मतलब जब आप माइनर भी थे, उस टाइम से लेके अब तक की सारी लायबिलिटीज के लिए आप रिस्पॉन्सिबल रहने वाले हो, और आपको यहाँ पर पब्लिक नोटिस देना जरूरी है। ध्यान से देखो क्या लिखा है, व्हेन ही बिकम्स द पार्टनर, इफ द माइनर बिकम्स द पार्टनर बाय हिज ओन विलिंगनेस और बाय हिज फेलियर टू गिव द पब्लिक नोटिस विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। मतलब क्या, अगर आपने 6 months में अगर आपने नोटिस नहीं दिया तो ये अज्यूम किया जाएगा कि आप एज अ पार्टनर बनना चाहते हैं, ये अज्यूम किया जाएगा, डीम्ड है। तो आपने या तो विद इन 6 months बोल दो पब्लिक नोटिस देके कि मुझे पार्टनर नहीं बनना है। अगर आपने नोटिस दे दिया तो आप लायबल हो नहीं किसी भी चीज के लिए। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आप लोगों ने नोटिस दिया है कि मुझे पार्टनर बनना है, या तो आपने नोटिस दिया ही नहीं है, तो फिर इन दैट सिचुएशन क्या होगा, आप लोग पर्सनल, वो जो माइनर होगा वो पर्सनली लायबल होगा टू द थर्ड पार्टी, सिंस फ्रॉम द डेट ही हैज बीन एडमिटेड, ही वाज एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। मतलब जब वो माइनर था, मतलब वो सपोज अज्यूम करो वो 16 साल का था, तो वो जो पहले के जो 2 साल है उसके लिए भी वो लायबल हो जाएगा। अब क्यों, क्योंकि वो पार्टनर बन गया, अब तुम मेजर बन गए हो। तो आप लोग यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो आप लोग सीखते हो कि आप रेटिफाई नहीं कर सकते माइनर के केस में, तो यहाँ पे वो अलग है थोड़ा सा प्रोविजन, ये ध्यान रखना। पार्टनरशिप एक्ट विल प्रिवेल ओवर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और इस पे आपको एक ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान से आपको क्या समझना है,
दो चीजें, एक तो 6 मंथ्स का टाइम होगा आफ्टर अटेनिंग द मेजोरिटी के बाद उसके पास ऑप्शन है, या तो वो पार्टनर बने या तो नहीं बने। अगर नहीं बनना है तो सीधा पब्लिक नोटिस देके खत्म करो, वो खत्म हो जाएगा, उसका लायबिलिटी नहीं, कुछ नहीं, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दो, वो बाहर चला जाएगा। अगर उसने इलेक्ट कर दिया कि उसको पार्टनर बनना है तो क्या होगा, पार्टनर बनेगा, और पार्टनर बनने के बाद जब से वो एडमिट हुआ है तब से वो लायबल रहेगा सारे एक्ट्स के लिए। और अगर उसने नोटिस दिया ही नहीं तो ये डीम टू बी अज्यूम किया जाएगा कि वो पार्टनर बनना चाहता है। ये क्लियर है? इस पे एग्जाम में क्वेश्चन सेम ऐसा का ऐसा पूछेंगे आपको, ये दो चीजें देंगे कि व्हेन ही बिकम्स टू पार्टनर एंड व्हेन ही इलेक्ट्स नॉट टू बिकम अ पार्टनर, तो क्या होगा, ये ऐसा आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अगर नहीं है तो पब्लिक नोटिस देके खत्म हो जाएगा, वो किसी भी एक्ट के लिए लायबल नहीं है, और उसको जो शेयर है उसका वो देके उसको टाटा बाय बाय बोल दो। ये हो गया आपका सेक्शन 30। तो सेक्शन 29 इक्वली इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 30 इक्वली इंपॉर्टेंट है। एंड अब आते हैं हम लोग लास्ट 5 सेक्शंस पे, जो कि है सेक्शन 31 से लेके 35 तक, जिसमें सबसे पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर। अगर आप लोग सेक्शन 31 के अंडर कोई भी नए पार्टनर को ले रहे हैं तो सारे पार्टनर्स का कंसेंट होना जरूरी है। तो सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स अलोंग विद द सब्जेक्ट टू द सेक्शन 30। सेक्शन 30 बात करता है माइनर के बारे में, तो अगर पार्टनर को भी लेना है फिर भी आपको क्या करना होगा, ऑल पार्टनर्स का, जितने भी ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके ऑल पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए। उसके बाद जो भी पार्टनर आप लोग एडमिट करोगे वो जब से एडमिट हुए हैं उसके बाद से लायबल होंगे, उसके पहले के एक्ट के लिए उनको लायबल मत करना, ठीक है। तो जितने भी लोग सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 30, अ पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्टनर इनटू अ firm does not thereby become liable for any of the act of the firm done before he become a partner। देखो इसलिए सेक्शन 30 में जब वो पार्टनर बना, भले बेनिफिशियरी था वो उस टाइम पे, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए भी 16 साल का क्यों ना हो तब के लिए भी उसको लायबल बनाया गया। लेकिन जब वो पार्टनर बनने का उसने डिसीजन लिया तब, तो सेक्शन 30 के साथ साथ आपको ये समझना है कि इसके बाद भी जो पार्टनर्स आते रहेंगे वो लोग जब से पार्टनर एज अ पार्टनर एडमिट हुए हैं आगे के सारे एक्ट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होने वाले हैं, और कब से, और सब सारे पार्टनर्स का कंसेंट होना जरूरी है, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट इज राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द न्यू पार्टनर। सारी चीजें होंगी उनके साथ जैसे नॉर्मल पार्टनर्स के होते हैं, उनको पार्टनर एज अ पार्टनर एडमिट होगा। जो राइट्स आपको नॉर्मल पार्टनर को दिए हैं सेक्शन 12-13 में, वो सारे राइट्स नया पार्टनर जो भी आएगा उसको भी दिए जाएंगे, अनलेस एंड अनटिल आपके कोई कॉन्ट्रैक्ट में कुछ एग्रीमेंट में कुछ अदरवाइज लिखा हुआ होगा। तो ये ध्यान रखना, दो पार्टनरशिप फर्म कभी भी साथ में आके पार्टनरशिप नहीं बना सकता। आगे नेक्स्ट है सेक्शन 32 जो कि बात करता है रिटायरमेंट। अब रिटायरमेंट होता कैसे है, 3 तरीके से। पहला, सारे पार्टनर्स का कंसेंट दिया जाएगा और रिटायर हो जाएगा। दूसरा, एक्सप्रेस एग्रीमेंट के थ्रू रिटायर हो जाएगा। तीसरा, अगर पार्टनरशिप एट विल है तो आप लोग नोटिस देके पार्टनरशिप से रिटायर हो सकते हो। तो रिटायरमेंट के 3 तरीके, पहला कंसेंट होगा सारे पार्टनर्स का, दूसरा एक्सप्रेस एग्रीमेंट होगा, और तीसरा नोटिस दिया जाएगा राइटिंग में अगर पार्टनरशिप एट विल है तो, कि उसको छोड़ के जाना है। जैसे उसको छोड़ के जाना ये डिसीजन हो जाएगा तो उस टाइम पे, अब ध्यान से समझो, जब छोड़ के जाएगा तो छोड़ के जाने से पहले जितने भी एक्ट हुए हैं, एक दिन पहले का भी क्यों ना हो, उन सारे एक्ट्स के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, लायबल है। लेकिन वो छोड़ के जाने के बाद एक बार उसने पब्लिक नोटिस दे दिया तो आगे के लिए वो कभी भी लायबल नहीं होगा, ये ध्यान रखना। उसके अलावा अगर आप लोग जब रिटायर होगा वो पर्सन तो उसको पब्लिक नोटिस देना तो जरूरी है, तो जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं दे रहा है तब तक के लिए वो लायबल रहेगा। मतलब क्या, ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे वो एडमिट हुआ है, यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म चल रही है, यहाँ पे उसने डिसीजन लिया कि वो रिटायर होना चाहता है, लेकिन उसने अब यहाँ इसके बाद अब रिटायर होना है, ये तो डिसीजन हो गया है, तो पब्लिक नोटिस देना जरूरी है। तो सिर्फ आप रिटायरमेंट बोल के चलेगा नहीं, आप लोगों को पब्लिक नोटिस देना जरूरी है। तो जब तक आप पब्लिक नोटिस नहीं दोगे ना तब तक के एक्ट्स के लिए वो पार्टनर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। यहाँ पे डीम टू बी होल्डिंग आउट का जो मैंने आपको सेक्शन समझाया था, वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बन जाएगा और कंपलसरी वो लायबल रहेगा अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देता है। जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देगा तब तक के लिए लायबल है। अब जैसे ही वो लायबल, उसका जितना भी वो पब्लिक नोटिस दे देगा तो वो बाहर जा रहा है, अब बाहर जा रहा है तो उसका कोई ना कोई शेयर ऑफ एसेट होगा, प्रॉफिट का शेयर होगा। तो अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप उसको वो प्रॉपर्टी वापस कर दो, उसका प्रॉफिट शेयर वापस कर दो इमीडिएटली, या तो फिर वो दूसरा ऑप्शन चूज कर सकता है कि वो बोलेगा फर्म को कि फर्म आप यूज कर लो
प्रॉपर्टी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे उसके ऊपर 6% का इंटरेस्ट चाहिए, या जो भी उसको पैसे चाहिए, कमीशन या जो भी उसको पैसे चाहिए एक्स्ट्रा, वो आपको देना पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप या तो इमीडिएटली उसका रीपेमेंट करके उसको टाटा बाय बाय बोलो, अगर आपने रीपेमेंट नहीं किया है, अगर आप उसकी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो तो उसको आपको उसके बदले में जो भी शेयर होगा उसका वो देना जरूरी है। तो ये सारी चीजें आपको ये सारे आगे दिए हुए पॉइंट्स में कवर हो जाएंगे। तो सेक्शन 32 में आपको रिटायरमेंट के बारे में बात की है। उसके बाद आता है सेक्शन 33, ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहां पे एक्सपल्शन की बात होती है। एक्सपल्शन मतलब क्या, कोई भी पार्टनर को बाहर निकाल देना। अब कोई भी पार्टनर को बाहर निकालने का राइट, ऐसा नहीं होता कि आपकी मन मर्जी हो गई और आपको बाहर निकाल दिया। यूजुअली इस पे एक ही तरीके का केस स्टडी होता है जो एग्जाम में आता है। उसमें क्या आता है कि 2 पार्टनर्स है, उन 2 पार्टनर्स के 3 पार्टनर्स है, उन 3 पार्टनर्स में से जो 2 पार्टनर्स है, उन 2 पार्टनर्स की वाइफ का झगड़ा हो गया। तो वो वाइफ का झगड़ा हो गया, उस झगड़े की वजह से आप तीसरा जो दूसरा पार्टनर है उसको निकालना चाहते हो। अब उनका झगड़ा हुआ है, वाइफ का झगड़े की वजह से आपने पार्टनर को निकालना, ये कोई आपके एक्सपल्शन का बेस नहीं होता है। आपके एक्सपल्शन के लिए एक तगड़ा बेस होना चाहिए, और वो कैसा होना चाहिए, एक तो सारे पार्टनरशिप के जो भी आपकी पार्टनरशिप है उसके इंटरेस्ट में होना चाहिए। दूसरा, अगर आप लोग एक्सपेल करना चाहते हो तो उसको नोटिस दो। नोटिस देने के लिए, नोटिस क्यों देना है, क्योंकि उसको आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना है ना। जब कसाब भी जब मरा था उस टाइम पे भी हमने उसको नोटिस दिया था कि बाबा तू बोलना चाहते तेरे फेवर में कुछ तो बोल दे, अपॉर्चुनिटी दिया था ना। तो यहाँ पे तो पार्टनर है, तो आपको यहाँ पे पार्टनर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना जरूरी है। तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दो, और आपका जो एक्सपल्शन होगा वो फर्म के इंटरेस्ट में होना चाहिए। मतलब क्या कि वो कोई फ्रॉड कर रहा है या किसी को फंसा रहा है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप उसको एक्सपेल कर सकते हो, बट एक्सपल्शन हमेशा पार्टनरशिप के इंटरेस्ट में होना चाहिए, फेवर में होना चाहिए। दूसरा, जो भी आप लोग एक्सपल्शन कर रहे हो वो गुड फेथ में होना जरूरी है। एक्सपल्शन देखो, पावर ऑफ एक्सपल्शन मस्ट बी एग्जिस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। दूसरी चीज, जो भी एक्सरसाइज हो रहा है ये मेजॉरिटी से होना हो सकता है। अब हर जगह पे आप पे ध्यान से समझो, यहाँ पे मेजॉरिटी लिखा है, तो कहाँ पे मेजॉरिटी है और कहाँ पे ऑल किया हुआ है वो ध्यान से समझना कि आप लोगों का ऑल पार्टनर्स का कंसेंट जरूरी नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स का कंसेंट जरूरी है एक्सपल्शन के लिए। तो एक तो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स का कंसेंट नहीं होना, कंसेंट जरूरी है, उसके अलावा वो गुड फेथ में किया हुआ होना चाहिए। यहाँ पे एंड है और नहीं है, मैंने आपको समझाया था एंड और का इंपॉर्टेंस कितना जरूरी है। तो एग्जाम में और मत लिख के आना, एंड लिखना है। तो एक तो गुड फेथ में होना जरूरी है, उसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स का कंसेंट लेना जरूरी है, और अगर ऐसा है पार्टनरशिप फर्म के इंटरेस्ट में है तो जरूरी है, एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना जरूरी है बाय गिविंग हिम नोटिस। अगर आपने इस तरीके से एक्सपल्शन किया तो ही ठीक है, अगर इस तरीके से एक्सपल्शन नहीं है तो वो नल एंड वॉइड क्लियरली माना जाएगा। तो एक्सपल्शन पे क्वेश्चन यूजुअली एग्जाम में पूछते हैं, तो ध्यान रखना। ये वापस से सारी चीजें एनालिसिस में रिपीट करिए, तो अगर आप चाहे तो कट करो। देखो, बोनाफाइड इंटरेस्ट, मेजॉरिटी, गुड फेथ, ये सारी चीजें वापस रिपीट हुई है। उसके बाद आता है इंसॉल्वेंसी। लास्ट 2 सेक्शंस बाकी है। सेक्शन 34 जिसमें बात करिए इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। इंसॉल्वेंसी समझता है आपको? इंसॉल्वेंसी मतलब क्या, फर्म में जो एक पार्टनर है वो बैंकरप्ट हो गया या वो पे ऑफ नहीं कर सकता लायबिलिटीज को। अब वो पे ऑफ नहीं कर सकता तो क्या होगा, उसके बिहाफ पे मैंने आपको एक सम भी दिया था इसके बेस्ड कि अगर वो पे ऑफ नहीं कर सकता तो उसके बिहाफ पे बाकी के पार्टनर्स पे करेंगे। फिर वो कैसे कैलकुलेशंस होंगे वो समझाए हुए थे, पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन आपको बहुत डिटेल में मैंने दिखाया था, और उसके बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया है एग्जाम में। क्या पता आपको वो वैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछे तो एक बार जाके वो रिवाइज कर देना। क्या था, तो एक तो फर्म अगर जिस भी दिन वो एडजुडिकेशन के लिए जाएगा, मतलब जिस भी दिन वो एज ए इंसॉल्वेंट जो है वो एडजुडिकेटेड एज ए इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाएगा, उस टाइम पे आप लोगों को क्या है, वो उससे आप पैसा नहीं ले सकते। अगर वो इंसॉल्वेंट है तो जिस भी दिन वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा उसके बाद वो एज अ पार्टनर भी नहीं हो सकता। देखो, अब द इंसॉल्वेंट पार्टनर कैन नॉट बिकम टू बी अ कंटिन्यू टू बी अ पार्टनर। क्यों? क्योंकि आगे की लायबिलिटी तो वो वैसे भी पे ऑफ नहीं कर सकता, तो आप उसको एज अ पार्टनर रख भी नहीं सकते, तो वो वैसे ही चला जाएगा। उसके बाद ही सीज टू बी अ पार्टनर फ्रॉम अ वेरी डेट ऑन विच द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन इज मेड। तो जिस दिन एडजुडिकेशन का ऑर्डर आया उस दिन से ही वो पार्टनर इंसॉल्वेंट है, उस दिन से ही वो चला गया पार्टनरशिप से। द एस्टेट ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर इज नॉट लायबल। उसके बाद तो लायबिलिटी आएगी नहीं। जो चीजें आपके पार्टनरशिप फर्म में, देखो उसके बाद इंसॉल्वेंट पार्टनर कभी भी लायबल नहीं होगा, और इंसॉल्वेंट पार्टनर अगर उसका जो शेयर होगा वो बचे हुए 2 पार्टनर्स बेयर करेंगे। एंड लास्ट इज सेक्शन 35 जो है डिसीज्ड पार्टनर के बारे में। ये एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। अगर डेथ हो जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान से समझो, अगर आपका
एक्सपल्शन होता है तो नोटिस देना है आपको, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो नोटिस देना है, लेकिन डेथ के केस में आपको पब्लिक नोटिस देना जरूरी नहीं होता है। मैं अगर चाहूँ तो आप लोग मतलब अगर मेरे जैसा कोई रहेगा तो जानबूझ के आपको वो क्वेश्चंस डालेंगे जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, जो कि यूजुअली मैं करती हूँ। तो आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों को हर जगह पे ये लिखा है कि पब्लिक नोटिस देना है, पब्लिक नोटिस देना है, लेकिन आपके सिलेबस में ये नहीं कवर किया गया कि पब्लिक नोटिस देना कैसे है। तो पब्लिक नोटिस कैसे देना होता है, एक तो वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर में आपको देना है एंड आपको जो भी आपका आरओएफ है उसको देना है। तो आपको वो पब्लिक नोटिस वाला जो सेक्शन है वो भी एक बार गो थ्रू कर लेना। अब जो डिसीज्ड पार्टनर है, अगर डिसीज है, कोई भी डेथ हुई है किसी भी पार्टनर की, तो आप लोगों को पहली चीज पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है। डेथ हो गई, खत्म हो गया, जिस दिन उसकी डेथ हो गई उसके पहले के एक्ट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, बात के लिए नहीं है। अगर डेथ हो जाती है तो उसका जो भी शेयर है, प्रॉफिट का, एसेट का जो भी शेयर है, वो आपको किसको देना है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देना है। ध्यान से समझना, लीगल रिप्रेजेंटेटिव चाहे तो वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने का राइट रखता है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बोल दिया नहीं तेरा इतना शेयर है तू ले ले खत्म कर, नहीं चलेगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव चाहे तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट करेगा, वो चाहे तो वो चेक करेगा कि जो शेयर दिया है वो सही है नहीं, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देना है और पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो लास्ट सेक्शन, एक तो आउटगोइंग पार्टनर जो होगा वो कॉम्पिटिंग बिजनेस कैरी नहीं कर सकता। ये यू नीड टू रीड विद द अलॉन्ग विद द सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सेक्शन 11 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। ये सारी चीजों में यही लिखा है कि आप लोग फर्म का नाम यूज करके या फर्म के कनेक्शंस यूज करके सेम कॉम्पिटिंग बिजनेस मत करो। अगर आपने किया तो आपको रेस्ट्रिक्ट करने का राइट है, लेकिन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। एंड लास्ट इज जो आउटगोइंग पार्टनर है वो सब्सिक्वेंटली आपके प्रॉफिट्स को शेयर नहीं करेगा। मतलब क्या, एक बार आउटगोइंग पार्टनर है तो वो जब पार्टनर बाहर चला जाएगा सेक्शन 37 के अकॉर्डिंगली, जब वो बाहर चला जाएगा तो उसका जो भी उसका शेयर है या तो आप उसको वापस दे दो, और अगर आप चाहे तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको आप उस चीज का शेयर दे देना। तो इस तरीके से आप लोगों को 6% पर एनम से आपको उसको इंटरेस्ट देना, उस जो भी आप प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो उस वैल्यू पे विद बाय द सर्वाइविंग पार्टनर्स जो है उनसे आपको देना जरूरी है। एंड लास्ट इज, अगर आप चाहो तो कंटिन्यूइंग गारंटी का रिवोकेशन कर सकते हो। कंटिन्यूइंग गारंटी मतलब क्या, कि आप लोग गारंटी कॉन्ट्रैक्ट मैंने समझाया था कि आप लोग किसी पार्टनर के बिहाफ पे या किसी के बिहाफ पे आप लोग कंटिन्यूअसली गारंटी देते हो। तो आप लोगों की जो कंटिन्यूअस गारंटी होती है, जैसे 10 इंस्टॉलमेंट देने, तो 10 इंस्टॉलमेंट के लिए मैंने गारंटी दे दी कि ये नहीं भरेगा तो मैं भर दूंगी, तो 5 आप लोग के इंस्टॉलमेंट होने के बाद चाहे तो आप लोग रिवोक कर सकते हो कंटिन्यूइंग गारंटी के केस में। ये लिखा हुआ है सेक्शन 38 में। और इसी के साथ हमारा जो यूनिट 2 है वो खत्म होता है। अगला जो वीडियो होगा वो होगा यूनिट 3 के बेस्ड। आई होप सो आप लोगों ने 1 आवर में पूरा सिलेबस कवर कर लिया होगा अलोंग विथ मी। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेक्शन, टिल देन, नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।